दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण टॉपिक नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों नौकरशाही का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं, नौकरशाही के प्रकार, प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका तथा नौकरशाही की प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, साथ ही मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही और उसके नौकरशाही सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं और अंत में नौकरशाही का मूल्यांकन इस वीडियो के अंतर्गत कवर किए जाने वाले प्रमुख सब टॉपिक हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नौकरशाही, अर्थ, परिभाषा, प्रकार और विशेषताएं, मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही और इसकी आलोचनाएं तथा नौकरशाही का मूल्यांकन। दोस्तों नौकरशाही का अर्थ जो है, इसको हम समझने से पहले जान लेते हैं नौकरशाही की पृष्ठभूमि क्या है। तो औद्योगिक क्रांति के तुरंत बाद सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में आए परिवर्तनों ने संगठन की जिस प्रणाली को जन्म दिया वह नौकरशाही कहलाती है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर में परंपरागत समाज को संतुलित, व्यवस्थित और विकसित करने के लिए नौकरशाही जैसे तंत्र की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई। दोस्तों विशिष्ट वर्ग के रूप में नौकरशाही जैसे तंत्र का जन्म युगों पहले ही हो चुका था, लेकिन औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसका संगठित रूप से उभर कर सामने आया। इसने एक ऐसे वर्ग की भूमिका निभाई जो पूर्णतया बुद्धिजीवियों और कार्यकुशल लोगों से संबंधित था और सामाजिक परिवर्तन को गतिशील बनाने के लिए तत्पर था। लोकतंत्री राज्यों के उद्भव ने इस वर्ग के महत्व में और भी वृद्धि की है। दोस्तों लोक कल्याण या पब्लिक वेलफेयर पर आधारित प्रजातंत्री सरकारों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में नौकरशाही तंत्र ने जो भूमिका अदा की है वह सर्वविदित है और तानाशाही देशों में इसे शासक वर्ग द्वारा जनता का शोषण करने का यंत्र माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र में यह जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साधन है। और इसी कारण आज नौकरशाही या नौकरशाही तंत्र विशिष्ट वर्ग के रूप में अपनी एक अलग पहचान कायम कर चुका है। आइए जानते हैं नौकरशाही का अर्थ क्या है। दोस्तों आज नौकरशाही का रूप इतना विकसित हो चुका है कि इसे अनेक नामों से पुकारा जाने लगा है। नौकरशाही के लिए जो शब्द प्रचलित हैं उसमें सबसे पहले सिविल सेवा या नागरिक सेवा, मजिस्ट्रेसी, अधिकारी तंत्र, सरकारी निरंकुशतावाद, विभागीय सरकार, अस्थायी कार्यपालिका, विशिष्ट वर्ग, गैर राजनीतिक कार्यपालिका आदि नामों का प्रयोग नौकरशाही के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख कारण देश और काल में प्रमुख अंतर है। दोस्तों यूरोपीय देशों की बात की जाए तो इन देशों में ये शब्द साधारणतः नियमित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही शब्द के बारे में जान लेते हैं। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद है और ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है दोस्तों लिखने का मेज। इसी से ब्यूरोक्रेसी का अर्थ मेज आधारित प्रशासन लगाया जाता है। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच जो है एक फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सबसे पहले विस्तृत और व्यापक रूप में तार्किक रूप में अध्ययन मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रेंच विचारक विंसेंट डी गोर्ने द्वारा दिया गया है, लेकिन इस यानी नौकरशाही के रूप में या नौकरशाही सिद्धांत की विस्तृत विवेचना मैक्स वेबर द्वारा सबसे पहले की गई है। दोस्तों आज नौकरशाही एक बदनाम सा शब्द हो गया है और इसी कारण इसका उपयोग अपव्यय, स्वेच्छाचारिता, कार्यालय की कार्रवाई, तानाशाही आदि के रूप में किया जाता है। नौकरशाही को अनेक विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आइए जान लेते हैं नौकरशाही की प्रमुख परिभाषाएं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव यानी ये औपचारिक होता है।
पाल एच एपएलबी के अनुसार नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पदसोपान यानी हायरार्की के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। मार्शल ई डिमार्क एक लोक प्रशासक विचारक हैं। इनके अनुसार नौकरशाही का अर्थ विशेषीकृत पदसोपान और संचार की लंबी रेखाएं हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार नौकरशाही से अभिप्राय ऐसे लोगों के समूह से है जो ऐसे निश्चित कार्य करता है जिन्हें समाज उपयुक्त समझता है। इसके अलावा एक विचारक हैं बिलोबी। बिलोबी कहते हैं नौकरशाही के दो अर्थ हैं। विस्तृत या व्यापक अर्थ में यह एक सेवी वर्ग प्रणाली है जिसके द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न वर्गीय पद सोपानों जैसे सेक्शन, डिवीजन, ब्यूरो और विभाग में बांटा जाता है। और संकुचित अर्थ में देखा जाए तो यह सरकारी कर्मचारियों के संगठन की पद सोपान प्रणाली है जिस पर बाह्य प्रभावशाली लोक नियंत्रण संभव नहीं है। लास्की यानी एच जे लास्की के अनुसार नौकरशाही का आशय उस व्यवस्था से है जिसका पूर्ण रूपेण नियंत्रण उच्च अधिकारियों के हाथों में होता है और वे इतने स्वेच्छाचारी हो जाते हैं कि उन्हें नागरिकों की निंदा करते समय भी संकोच नहीं होता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह का शासन, प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन होता है। पिफनर एक विचारक हैं। उनके अनुसार नौकरशाही शक्ति और कार्यों का व्यवस्थित संगठन है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयत्न रूपी उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जाता है। ग्लैडन के अनुसार नौकरशाही एक ऐसा विनियमित प्रशासकीय तंत्र है जो अंतर संबंधित पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होता है। दोस्तों, आपने कई सारी परिभाषाएं देख ली और इन परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। साधारण रूप में कहा जा सकता है कि नौकरशाही अस्थायी कर्मचारियों का एक वर्ग है जिनके द्वारा जो है प्रशासन का कार्य किया जाता है। वे न तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन देश की निर्णय प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, एफएम मार्क्स एक विचारक हैं। ये लोक प्रशासन से संबंधित विचारक हैं। इन्होंने नौकरशाही को 4 अर्थों में परिभाषित किया है। पहला है एक विशेष प्रकार के संगठन के रूप में, दूसरा है अच्छे प्रबंधक में बाधक और व्याधि के रूप में, तीसरा है एक बड़ी सरकार के रूप में और चौथा स्वतंत्रता विरोधी के रूप में। लेकिन सत्य ये है कि दोस्तों, ये शब्द आज बदनामी के कारण स्वेच्छाचारिता, अपव्यय, तानाशाही और कार्यालय की कार्रवाई तक सीमित होकर रह गया है। नौकरशाही एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था भी है जो सरकार या प्रशासन के लक्ष्यों की बजाय प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। इस कारण नौकरशाही का प्रयोग अच्छे रूप में भी किया जाता है और बुरे, यानी कि नौकरशाही का प्रयोग अच्छे और बुरे दोनों रूप में किया जाता है। अब आइए जानते हैं नौकरशाही के उदय के बारे में कि नौकरशाही का विकास या उदय कैसे हुआ। दोस्तों, नौकरशाही का उदय बहुत पहले हो चुका था। प्राचीन मिस्र में, प्राचीन रोम में, चीन में प्रशासन जो है 13वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च में नौकरशाही के बीज मिलते हैं। लेकिन ये जो नौकरशाही थी आज की नौकरशाही से अलग थी। उस समय की नौकरशाही सीमित प्रकृति की थी। 18वीं शताब्दी में यह पश्चिमी यूरोप के देशों में विकसित रूप में उभरी और औद्योगिक क्रांति और आधुनिकीकरण के दौर में इसका बहुत तेजी से विकास हुआ। धीरे धीरे नौकरशाही चर्च, विश्वविद्यालय, आर्थिक संस्थान, राजनीतिक दलों तक भी फैल गई और आज नौकरशाही का हाल ये है कि पूरे विश्व में ये अपना अस्तित्व कायम कर चुकी है। इसके उदय और विकास के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नौकरशाही या इस जैसी संरचना का उदय कुलीन तंत्र में सक्रिय सरकार की रुचि के अभाव के कारण हुआ और धीरे धीरे सत्ता अस्थायी अधिकारियों के हाथ में चली गई। सम्राट या राजा की ये इच्छा थी कि कुलीन वर्ग में शक्ति की बढ़ती लालसा को रोकने के लिए एक अधीनस्थ कर्मचारी तंत्र का होना जरूरी है और लोकतंत्र के उदय के कारण कुलीन तंत्र को धक्का पहुंचा। बदलती परिस्थितियों ने विशिष्ट सेवा का कार्य करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता महसूस की और राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप ने इसे अपरिहार्य बना दिया।
इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय ने भी नौकरशाही को बढ़ावा दिया। पूंजीवाद अपने हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित सरकार की आवश्यकता महसूस करता है और इन सरकारों को नौकरशाही सिद्धांतों का अनुकरण करना आवश्यक हो गया और इस कारण पूंजीवादी व्यवस्था ने नौकरशाही सरकार को जन्म दिया। इसके अलावा पश्चिमी समाज में बुद्धिवाद के विकास ने सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई और इसी से नौकरशाही का विकास हुआ और धीरे धीरे नौकरशाही दुनिया के अन्य देशों में भी फैल गई। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से भी प्रशासकीय कार्यों में वृद्धि हुई। दुनिया की सरकारें जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े संगठनों को स्थापित करने लगीं और इन संगठनों को चलाने के लिए नौकरशाही अपरिहार्य हो गया। इसके अलावा जटिल प्रशासनिक समस्याओं की उत्पत्ति ने अलग अस्थायी कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता महसूस कराई। औद्योगिक क्रांति के बाद आई जटिल प्रशासकीय समस्याओं ने नौकरशाही के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी सरकारों के लिए जटिल प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए नियमित संगठनों की स्थापना करना जरूरी हो गया और नौकरशाही जो है इसी नियमित संगठनों की स्थापना का एक प्रमुख अंग है। दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो नौकरशाही का उदय एक शासन के सामने आई बहुत बड़ी प्रशासनिक समस्याओं से निपटने के लिए हुआ है। आज नौकरशाही एक ऐसे संगठन के रूप में अपना स्थान बना चुकी है कि इसके बिना किसी देश की सरकार अपने प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकती है और आधुनिक संचार के साधनों ने प्रशासनिक समस्याओं को और अधिक जटिल बना दिया है। नौकरशाही के वर्तमान उत्तरदायित्वों का अभी भविष्य में और अधिक विकसित होना अपरिहार्य है और इस कारण नौकरशाही का और भी विकास हो सकता है। तो आपने जान लिया नौकरशाही क्या है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी परिभाषाएं क्या दी गई हैं। इन सब के आधार पर आइए जानते हैं नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन। नौकरशाही में प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति को बैठाया जाता है ताकि वह अपने कार्यों और लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सके। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उसे कानूनी सत्ता भी प्रदान की जाती है और अपनी सत्ता का पूर्ण प्रयोग करने की उसे छूट होती है। दूसरी विशेषता ये है तकनीकी विशेषता। नौकरशाही का जन्म तकनीकी आवश्यकताओं के कारण हुआ है और नौकरशाही में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में दक्ष होता है। इस दक्षता के अनुसार ही उसको अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरी विशेषता है कानूनी सत्ता। दोस्तों, जो नौकरशाही है इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कानूनी शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। चौथी विशेषता ये है कि ये पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके अलावा यहाँ पर आदेश की एकता का भी सूत्र प्रभावी होता है। अगली विशेषता ये है कि कानूनी रूप से कार्यों का संचालन होता है और सरकारी अधिकारी कानून और नियमों की मर्यादा में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और उन्हें कानूनी सीमाओं में बंधकर रहना पड़ता है, जिससे प्रशासन में लोचशीलता भी आती है। अगली विशेषता ये है नौकरशाही की राजनीतिक रूप से इसे तटस्थ होना चाहिए और अधिकारियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं करने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को मत देने का अधिकार तो होता है, लेकिन सक्रिय राजनीतिक सहभागिता में वे हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा योग्यता प्रणाली इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, किसी सिफारिश या पैरवी के आधार पर नहीं। नियुक्ति के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं रखी जाती हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा एक उच्च सेवा आयोग के माध्यम से इसके सदस्यों का चुनाव होता है। दोस्तों, नौकरशाही की एक अन्य विशेषता ये है कि इसमें निश्चित वेतन और भत्ते होते हैं। नौकरशाही के अंतर्गत पदोन्नति के भी यानी प्रमोशन के अवसर होते हैं, योग्यता और प्रतिभा विकसित करने के पूरे अवसर होते हैं और उनके परिश्रम और मेहनत के लिए जो है उनके मनोबल में बढ़ावा देने के लिए पदोन्नति की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नौकरशाही की एक अन्य विशेषता निष्पक्षता यानी पार्शियलिटी है। इसमें लोक सेवकों को अपना कार्य बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के करना चाहिए। व्यावसायिक वर्ग है, ये एक प्रोफेशनल वर्ग होता है
और वह अपने कार्यों का निष्पादन जनसेवा के लिए न करके व्यवसाय समझकर ही करता है। इसके अलावा नौकरशाही की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म। तो दोस्तों, नौकरशाही में आवश्यकता से अधिक और औपचारिकता को अपनाया जाता है। इसमें प्रशासनिक निर्णयों में देरी होती है और इसी कारण नौकरशाही को बदनामी सहनी पड़ती है। इसमें अनौपचारिक संबंधों का कोई महत्व नहीं होता है। समस्त कार्य जो है नियम और परंपरा के अनुसार किया जाता है। कार्य अनुशासन पर अधिक जोर देने के कारण लाल फीताशाही को या कार्यों में ढीला हवाली को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं नौकरशाही की विशेषताओं के बाद नौकरशाही के प्रकार। दोस्तों, नौकरशाही के संगठन के स्वरूप, प्रक्रिया, दृष्टिकोण आधार पर जो है संबंधित देश और काल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि वहाँ नौकरशाही किस प्रकार की होगी। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक परिस्थितियाँ उसके स्वरूप को निर्धारित करती हैं। एफ.एम. मार्क्स एक विचारक हैं। इन्होंने नौकरशाही के 4 प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण किया है। इसमें देखिए कौन कौन से: अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही क्या है? तो अभिभावक या गार्जियन ब्यूरोक्रेसी में नौकरशाहों द्वारा जनता के साथ एक अभिभावक जैसा आचरण किया जाता है। ये नौकरशाही हमेशा जनसाधारण के हितों के लिए चिंतित रहती है और इनके जो सभी कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, जनहित पर आधारित होते हैं। इस नौकरशाही में नौकरशाहों को समुदाय के न्याय और जनहित का संरक्षक माना जाता है। दूसरे प्रकार की नौकरशाही क्या है? तो ये जातीय नौकरशाही है। जातीय पद क्रम पर ये आधारित होती है और इस नौकरशाही का जन्म तब होता है जब प्रशासकीय और सत्ता शक्ति एक ही वर्ग के हाथों में होती है और इस प्रकार की नौकरशाही में वे व्यक्ति ही उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर लेते हैं जो उच्च जाति या शासक वर्ग से संबंध रखते हैं। इसमें ऐसी योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है जो केवल उच्च वर्ग या जाति में पाई जाती हैं। और अगला है संरक्षक या प्रश्रय नौकरशाही। दोस्तों, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट प्रणाली या फिर स्पॉयल सिस्टम है। इस प्रकार की नौकरशाही को राजनीतिक लाभ पर आधारित माना जाता है। चुनाव में जो जीत प्राप्त करने वाले राजनीतिक या राजनेता होते हैं वो अपने समर्थकों को उच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते हैं ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके और वे अपने अनुसार नीतियां बना सकें और उनको लागू कर सकें। ये संरक्षक या प्रश्रय नौकरशाही के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इन तीनों नौकरशाहियों जिनकी हमने चर्चा की उनकी सभी कमियों के परिणाम स्वरूप एक अन्य प्रकार की नौकरशाही का उदय हुआ जिसको कि योग्यता आधारित नौकरशाही कहा जाता है। दोस्तों, योग्यता आधारित नौकरशाही लोक सेवकों की नियुक्ति का जो इसमें आधार होता है वो योग्यता और मेरिट होता है। इसमें लोक सेवकों के चयन के लिए जो है वो एक साफ सुथरी, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें शासक वर्ग पर कोई दबाव नहीं रहता है और इस प्रकार की नौकरशाही में यानी योग्यता आधारित नौकरशाही में जन कल्याण को महत्व दिया जाता है और इस कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस प्रकार की नौकरशाही का प्रचलन है और भारत में भी इसी प्रकार की नौकरशाही का स्वरूप प्रचलित है। आइए जानते हैं नौकरशाही की भूमिका क्या है। नौकरशाही के कार्य और भूमिकाओं के बारे में आइए इस सब टॉपिक में जानते हैं। दोस्तों, आज का युग लोकतंत्र का युग है और यहाँ पर शासन चलाने के लिए नौकरशाही की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य के रूप में आज सरकार के कार्य बहुत व्यापक हो गए हैं और ये इतने अधिक हो गए हैं कि बिना नौकरशाही की मदद के इन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव लगता है। चैम्बरलेन एक विचारक हैं। उनका मानना है कि लोक सेवकों के बिना सरकार का काम नहीं चल सकता है। राजनीतिक कार्यपालिका को इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि वो कानून बनाकर उन्हें लागू भी कर दे। राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासन चलाने के लिए नौकरशाही की सहायता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सही है कि नौकरशाही के विकास के बाद प्रशासन अधिक कार्यकुशल, विवेकशील और संगत बना है, न्याय संगत बना है और भारत जैसे संसदीय प्रजातांत्रिक देश में नौकरशाही का एक ऐसा मूल्य है जिसका अस्तित्व में रहना अपरिहार्य है।
लेकिन कभी यदि इस मूल्य का पतन हुआ तो नौकरशाही भी इस दोष से नहीं बच सकती है। वास्तव में समाज में व्यवस्था बनाए रखने, उसे एकता के सूत्र में बांधने और विकास को गति देने में नौकरशाही की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस कारण आज हर जगह नौकरशाही का प्रभाव है और इसके प्रभाव से बच पाना मुश्किल है। दोस्तों, नौकरशाही की भूमिका जिन कारणों से है उसको आइए जान लेते हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से। नौकरशाही की भूमिका क्यों है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौकरशाही की इसलिए है कि नीतियों के निर्माण में ये परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। सभी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देशों में नीति निर्माण में नौकरशाही राजनीतिज्ञों की बहुत मदद करता है। राजनीतिज्ञों को प्रशासन की बारीकी का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए नौकरशाही की मदद से ही वे नीतियों का निर्माण करते हैं। नीतियों और निर्णयों का क्रियान्वयन करना पूरी तरह से नौकरशाहों पर निर्भर होता है और इसका उत्तरदायित्व तो पूरी तरह से नौकरशाही पर होता है। नौकरशाही का ये जो उत्तरदायित्व है, उनकी ये भूमिका नौकरशाही को राजनीति के अभिकर्ता या एजेंट सिद्ध करती है। नीति चाहे प्रशासक वर्ग की इच्छाओं के प्रतिकूल भी हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना प्रशासकों का या नौकरशाहों का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा विकास के अभिकर्ता के रूप में भी नौकरशाही की भूमिका है, क्योंकि राजनीतिज्ञ स्तर से इनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है और ये एक प्रबुद्ध वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और बदलती सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप ये समाज में जो नीतियां हैं उनका संचालन करते हैं। दोस्तों, आज नौकरशाही की भूमिका जनसेवक के रूप में होती जा रही है। जनसेवक, यद्यपि जनसेवक जो है राजनीतिज्ञ होता है और नौकरशाह लोकसेवक की भूमिका में होता है, लेकिन आज राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इससे लोकसेवकों को जनसेवक के रूप में इनकी भूमिका बदलती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास अभिकर्ता के रूप में आम जनता तक उनकी पहुंच बन रही है और ये जनता की सेवा के लिए परामर्श देते हैं, उनको शिक्षित करते हैं और जन सहयोग जो है करते हैं, जिससे कारण लोक सेवकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके अलावा हित स्पष्टीकरण और समूहन का कार्य भी नौकरशाही का है। जनता की विभिन्न मांगें प्रशासन के माध्यम से राजनीतिकों तक पहुंचती हैं और हितों का स्पष्टीकरण करके सरकार तक जनता की मांगों को सामूहिक रूप में पहुंचाना जो है प्रशासकों का काम है। परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके जो है इसको राजनीतिक स्तर तक पहुंचाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से प्रशासक जो होता है वो सरकार और जनता के बीच के कड़ी के रूप में काम करता है। इसके अलावा नौकरशाही की भूमिका नियमों की व्याख्या करने में भी है, क्योंकि नौकरशाही जो है नियम निर्माण की व्यापक शक्ति का प्रयोग करती है और इसके अलावा आवश्यकता अनुसार नियमों की व्याख्या करके भी उसको जनता में ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों, नौकरशाही की भूमिका प्रतिद्वंदी हितों के समन्वय करने में भी है, क्योंकि समाज में जो विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, समुदाय, रीति रिवाज, विभिन्न समूहों में मतभेद आदि हैं, इनको समन्वय करना और लोगों को जो है प्रशासन के बारे में जानकारी देना और इनके हितों को रोकना, इनके टकराव को रोकना और हितों का बढ़ाना जो है नौकरशाही की भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा नियोजन या प्लानिंग में भी नौकरशाही की भूमिका होती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका को योजना बनाने के लिए जो जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है वो नौकरशाही ही उपलब्ध कराती है। संवैधानिक आदर्शों का क्रियान्वयन दोस्तों, प्रत्येक जो है संविधान में, प्रत्येक देश के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार और स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं उनको कायम रखना नौकरशाही का प्रमुख उत्तरदायित्व है। इसके अलावा लोक संपर्क और संचार कार्य में भी नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो समाज में होने वाली घटनाओं और विचारधाराओं से शासन तंत्र को अवगत कराने का कार्य करती है। दोस्तों, शासन तंत्र की सफलता कुशल प्रशासन तंत्र पर ही निर्भर करती है और इसलिए आवश्यकता आज इस बात की है कि नौकरशाही को जन सेवक की भूमिका से अधिक अदा करनी चाहिए और उसे राजनीतिक तटस्थता को बरकरार रखकर ही संवैधानिक आदर्शों के प्रति समर्थित होकर कार्य करना चाहिए और इसी में उसकी भूमिका का
औचित्य है। लेकिन इन सब विशेषताओं के बावजूद भी दोस्तों नौकरशाही की आलोचनाएं भी की गई हैं। ये आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो पहला ये है कि नौकरशाही में औपचारिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे अधिकारीगण मशीनी मानव बनकर रह जाते हैं और उनके आत्मनिर्णय की शक्ति का ह्रास होता है। दूसरी बात ये कि आवश्यक और अनावश्यक और लंबी औपचारिकता के कारण लाल फीताशाही का जन्म होता है और इससे कार्यों में विलंब होता है। कई बार तो निर्णय जब तक प्रभावी होते हैं उनके पीछे का मूल निहितार्थ बदल चुकता है। दोस्तों तीसरा जो है आलोचना ये की जाती है कि नौकरशाही साधारणतः जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है। जनसाधारण परिवर्तन का पक्षधर होता है जबकि नौकरशाही परिवर्तन की विरोधी होती है। चौथी आलोचना का आधार ये है कि नौकरशाही में अपने कार्य के प्रति अनुत्तरदायित्व या भागने की भावना पाई जाती है, क्योंकि नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता और असफलता का सारा श्रेय राजनीतिक कार्यपालिका को जाता है। अगला आलोचना ये है कि नौकरशाही से एक ऐसे शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग का जन्म होता है जो शक्ति प्रेम का भूखा होता है और निरंकुशता की प्रवृत्ति को जन्म देता है। दोस्तों नौकरशाही प्रशासनिक कार्य व्यवहार को अधिक जटिल भी बना देता है। इससे नियमों में जानबूझकर उनको तोड़ मरोड़ कर व्याख्या की जाती है। इसके अलावा दोस्तों नौकरशाही लकीर के फकीर के रूप में रूढ़िवाद का समर्थन करती है और ये भी माना जाता है कि नौकरशाही का रूप अमानवीय होता है, क्योंकि ये कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करती है और इसमें अधिकारियों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका स्वरूप अमानवीय है, बल्कि ये लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य भी कर रही है। दोस्तों नौकरशाही के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आइए जानते हैं नौकरशाही के आधिकारिक व्याख्याता मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। आपसे हमने पहले ही बताया है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द से बना हुआ है और ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले इस शब्द का उपयोग एक फ्रेंच विचारक विंसेंट डी गोर्ने ने किया है। लेकिन आधिकारिक तंत्र या नौकरशाही तंत्र की विस्तृत व्याख्या, उसका सबसे पहले जो है विस्तार से व्याख्या मैक्स वेबर ने अपने जो है ग्रंथों में किया है। नौकरशाही के बारे में कई विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन वेबर का सिद्धांत सबसे अधिक तर्कपूर्ण है और व्यवस्थित है। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मनी के अर्थशास्त्री मैक्स वेबर से ही प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों प्रारंभ में वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की आलोचना भी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना लचीला बन गया कि उसे आदर्श सिद्धांत की संज्ञा दी गई। वेबर ने अपना ये सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के कठोरता के कारण विकसित किया और धीरे धीरे ये सिद्धांत विकासशील देशों में अधिक लोकप्रिय होता गया। दोस्तों मैक्स वेबर ने अपनी एक पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी और दूसरी है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड जर्मनी, इन पुस्तकों में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। लेकिन कहा जाए तो मैक्स वेबर ने कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही का अलग सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। उसका जो नौकरशाही सिद्धांत है इन पुस्तकों में शक्ति, प्रभुत्व और सत्ता पर दिए गए विचारों में विद्यमान है। दोस्तों मैक्स वेबर जो है सत्ता के बारे में चर्चा करते हुए जब सत्ता का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के बारे में उनका चिंतन जो है वो स्पष्ट होता है। वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण जो है वैधता यानी लेजिटिमेसी के आधार पर किया और इसी आधार पर संगठनों का वर्गीकरण किया है। वास्तव में मैक्स वेबर का ये सिद्धांत जो है वो सत्ता और प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित है। उसने कानूनी और वैधानिक सत्ता को ही नौकरशाही माना है। यानी मैक्स वेबर में जो नौकरशाही माना है वो कानूनी वैधानिक सत्ता को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी माना है और विधिक सत्ता से पोषित और समर्थित नौकरशाही ही संगठन का सबसे अच्छा रूप है। और इस प्रकार उसने नौकरशाही का प्रयोग एक निश्चित प्रकार के प्रशासनिक संगठन को बताने के लिए किया है। नौकरशाही को विधिक सत्ता पर आधारित करते हुए वेबर ने कहा है कि इस सत्ता में एक विधि संहिता का निर्माण करके संगठन के सदस्यों को उसका पालन करना अनिवार्य बना दिया जाता है। प्रशासन कानून के शासन पर कार्य करता है और जो व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है वह अवैयक्तिक आदेशों का ही
पालन करता है। और विधिक सत्ता में वफादारी सत्ता प्राप्त व्यक्ति के प्रति न होकर अवैयक्तिक विधि या कानून के प्रति होती है। यानी यहाँ पर कानून के शासन या कानून के शासन के आधार पर औपचारिक रूप से कार्य किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेश या फिर उसके संपर्क में या उस पर आधारित रहकर नहीं होता है। नौकरशाही नियुक्त हुए योग्य प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों का एक समूह होता है, जिसका विस्तार राज्य, चर्च, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, व्यावसायिक उपक्रम, विश्वविद्यालय और गैर राजनीतिक समूहों तक भी है। और आज नौकरशाही शब्द का प्रयोग सरकार, उद्योग, सेना आदि बड़े बड़े संगठनों में कार्यरत अधिकारी वर्ग और कर्मचारियों के समूह के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है कि ये नौकरशाही स्पष्ट श्रम विभाजन यानी लेबर डिवीजन पर आधारित होती है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को कुछ निश्चित उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और विधिक सत्ता की शक्ति भी दी जाती है। नौकरशाही में कार्य करने की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होती है। इसमें कर्मचारियों को पद सोपान में बांट दिया जाता है और आदेश ऊपर से नीचे आते हैं और संगठन एक पिरामिड की तरह कार्य करता है। इसके अलावा कार्यों के निष्पादन के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था होती है। इसमें व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाता है जिसमें कि वह कुशल या दक्ष होता है। इसके अलावा इसमें पद के लिए योग्यताएं निर्धारित होती हैं और उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो पद के लिए निर्धारित योग्यता और दक्षता रखते हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन पद सोपान में उनके स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर लगाया जाता है। और नौकरशाही अनौपचारिक संबंधों की बजाय औपचारिक संबंधों पर आधारित होती है। यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की बजाय औचित्य के आधार पर नियमों की परिधि में रहकर लिए जाते हैं। इसके अलावा वेबर की आदर्श नौकरशाही में ये माना जाता है कि संगठन के निर्णय और गतिविधियों का आधिकारिक रिकॉर्ड है और इस कार्य में फाइलिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें कार्य और अनुशासन पर अधिक जोर दिया जाता है। दोस्तों, मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही सिद्धांत में कर्मचारी और उसके कार्यालय में भेद किया जाता है। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि वेबर की नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जो विशेषज्ञता, निष्पक्षता, तटस्थता पर आधारित होता है। वेबर के अनुसार नौकरशाही एक यंत्र के रूप में कार्य करती है और पश्चिमी औद्योगिक देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक नौकरशाही के इसी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, यदि सभी बातें समान रहें तो तकनीकी दृष्टि से नौकरशाही सदा ही विवेकशील या तर्कपूर्ण होती है और इसके कारण जनसमूह प्रशासन की आवश्यकताओं की दृष्टि से अनिवार्य होती है। दोस्तों, आज नौकरशाही की विशेषताएं अगर जो देखी जाएं तो ये सभी प्रकार के संगठनों के लिए आवश्यक हो गया है। और दोस्तों, नौकरशाही आधुनिक युग की केंद्रीय राजनीतिक सच्चाई है और इस सच्चाई से बचना कठिन नहीं बल्कि असंभव भी है। दोस्तों, ये माना जाता है विकासशील देशों में वेबर के नौकरशाही सिद्धांत उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि पश्चिमी देशों में है। लेकिन यदि देखा जाए तो इन देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गरीबी, निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक अस्थायित्व जो है इन समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत या अन्य विकासशील देशों को ऐसे नौकरशाही तंत्र की आवश्यकता थी जो उसके संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करे, निष्पक्ष रहकर विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सके। और इस कारण भारत ने ऐसी नौकरशाही को विकसित किया जो निष्पक्ष हो, विशेषज्ञ हो और तटस्थ रहकर कार्य करता है। यदि विकासशील देशों ब्राज़ील, भारत आदि के संदर्भ में देखा जाए तो वेबर द्वारा बताया गया जो आदर्श नौकरशाही का प्रतिरूप है ये लगभग पूर्ण रूप में लागू होता है। भारत में नौकरशाही कानूनी सत्ता पर आधारित है, स्पष्ट श्रम विभाजन है, निश्चित कार्य प्रक्रिया है, कार्यों की विधिपूरक व्यवस्था है और पद सोपान पद्धति है। इसके साथ ही पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं आधारित की गई हैं और भारत में योग्यता प्रणाली को आधार बनाकर लिखित परीक्षा और कठिन साक्षात्कार के आधार पर ही लोक सेवक या नौकरशाहों का चयन किया जाता है।
दोस्तों, लोक सेवकों को पद के अनुसार कार्य की प्रकृति के हिसाब से वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं और निष्पक्ष तरीके से सारा कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आज प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अनौपचारिक और पक्षपातपूर्ण संबंधों का प्रचलन बढ़ने लगा है और इस कारण से विकासशील देशों में नौकरशाही को अपना जो निष्पक्ष रूप है वो कायम रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन वेबर के आदर्श नौकरशाही की सार्थकता इसी में है कि योग्यता आधारित प्रशासकों का यह वर्ग निष्पक्ष होकर जनहित में कार्य करे। दोस्तों, वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं। मार्क्सवादियों की दृष्टि से वेबर का सिद्धांत समाज पर पूंजीवादी प्रभुत्व को उचित मानता है और ये कहता है कि मैक्स वेबर का जो इरादा था वो सत्ता को विधिसंगत बनाना था और वर्ग संघर्ष को केवल शक्ति की राजनीति का रूप देना था। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अपूर्ण है और बाहर से व्यवस्थित और अनुशासित दिखाई देने पर भी अंदर से शक्ति के लिए संघर्ष की वास्तविकता पर आधारित है। तीसरी आलोचना का बिंदु ये है कि औपचारिक संबंधों पर आधारित होने के कारण यह संगठन के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है और आदर्श शब्द का प्रयोग नौकरशाही के लिए करना वेबर की मूर्खता है। और ध्यान से देखा जाए तो नौकरशाही जो है सत्तावादी मनोवृत्ति, अहम और श्रेष्ठता की भावना, रूढ़िवादिता, लाल फीताशाही आदि प्रवृत्तियों के कारण घृणास्पद अवधारणा बन गई है। दोस्तों, अगला बिंदु है आलोचना का कि संगठन की कार्यकुशलता में आदर्श रूप की बजाय कर्मचारियों के तकनीकी स्तर, संगठन में बच्चों, लोक सेवकों और कर्मचारियों के मधुर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह नौकरशाही विकासशील देशों में प्रचलित है, लेकिन इससे वहाँ तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है और इस कारण वेबर का नौकरशाही सिद्धांत एक अपूर्ण और अव्यवहारिक औजार है जिसका सफल प्रयोग विकासशील देशों में नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी विकसित पूंजीवादी देशों की नौकरशाही में इस सिद्धांत के सभी लक्षण मिल जाते हैं, इसलिए अन्य सभी सिद्धांतों से ये सिद्धांत अधिक प्रासंगिक है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अंत में नौकरशाही का मूल्यांकन। तो आज नौकरशाही अपने बदनाम अर्थ को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है और आज नौकरशाही में अत्यधिक विशेषीकरण के साथ सुनियोजित और सुव्यवस्थित मानवीय संबंधों को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाए जाने की बात की जा रही है और नौकरशाहों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के दुख दर्द को समझकर उनको सहयोग करें। दोस्तों, आज निश्चित अर्थ में या सही अर्थों में कहा जाए तो नौकरशाही का स्वरूप प्रजातंत्री बन रहा है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अधीनस्थों की भूमिका को भी स्वीकार किया जाने लगा है। इसलिए आज नौकरशाही एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है। जहां ये अनेक लाभों को दर्शाती है वहां इसके कुछ दोष भी हैं। लाभों के रूप में कहा जा सकता है कि नौकरशाही प्रशासन को कुशल बनाने, राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्षता से कार्य करने, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक न्याय की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर है। वहीं कुछ कमियां या दोष हैं जैसे लाल फीताशाही, रूढ़िवादिता, लकीर का फकीर होना, निरंकुशता, औपचारिक, आत्म प्रशंसा और आत्मसम्मान की भूख, लोचहीनता, सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीनता, ये सभी दोष भी नौकरशाही में निहित हैं। इसलिए आवश्यकता आज इस बात की है कि नौकरशाही के दोषों पर काबू पाया जाए और अनेक विद्वान इसी कारण सत्ता के विकेंद्रीकरण, संसदीय नियंत्रण, प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना, सरल प्रशासन प्रक्रिया, जनता की जागरूकता और अभिभावक वृत्ति का विकास करने पर जोर देते हैं। यदि नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व के अधीन रहकर, संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर, कर्तव्य और निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य करे तो नौकरशाही की तानाशाही और रूढ़िवादी प्रवृत्ति पर आसानी से काबू पाया जा सकता है और राजनीतिक व्यवस्था और संविधान के अभिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विस्तार से नौकरशाही के बारे में पढ़ा। नौकरशाही क्या है, नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार कौन से हैं और जो है प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका क्या है। इसके अलावा आपने नौकरशाही के आधिकारिक विवेचक मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही और उसकी कमियों के बारे में भी पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।